जिस व्यक्ति ने चुनौती को, परेशानी को या फिर तनाव को अवसर में बदलना सीख लिया, उसकी वास्तव में ज़िंदगी ही बदल जाती है। और सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के इतने अकाउंट्स पर आपके वर्चुअल फ्रेंड तो हैं, लेकिन रियल में आपका कोई फ्रेंड नहीं है। कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। वर्ष 2016 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली से लद्दाख हो गई। लद्दाख में पहली लड़ाई आपकी मौसम के साथ होती है, क्योंकि माइनस से 20 डिग्री कम टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ नींद नहीं आती। तो और संडे क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा, इस बात को लेकर के हम लोग तनाव महसूस करने लगे। वहाँ लोग तरह तरह की समस्याएं लेकर हमारे पास आते थे। जैसे सैनिक कोई कहता कि मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है मेरे पड़ोसी ने या भाई ने, मेरे घर पर, मेरी दुकान पर, अब मैं क्या करूं। कभी कोई समस्या लेके आता कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। और कभी कोई समस्या लेके आता कि मेरी पत्नी ने मुझ पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर दिया है, अब मैं क्या करूं। हम ऐसी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनकी यथासंभव मदद करते हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घट गई कि जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक संतरी ने रात के समय संतरी ड्यूटी पर अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने का प्रयास किया और गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। उसे हल्की चोट आई, रक्त बहा। जब मैं हॉस्पिटल से आने के बाद लगा कि सामान्य है, मुझे उससे बात करनी चाहिए एज ए काउंसलर, तो मैंने उससे बात आरंभ की और शुरू में हल्की फुल्की बातों के साथ उससे दोस्ती की। धीरे धीरे दोस्ती की बातें करते करते वह खुलने लगा और उसे जब यह विश्वास हो गया कि मैं इनके साथ कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, तो मुझे एक दिन उसने बताया कि वह बहुत लंबे समय से मानसिक अवसाद में है, आत्महत्या करना चाहता है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि जो समस्याएं तुम्हारी हैं उनका समाधान संभव है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। स्टेप बाय स्टेप मैंने उनकी काउंसलिंग करते समय उनकी एक एक समस्याओं का हल उन्होंने बताते चले गए और वह उसके अनुसार करते चले गए। धीरे धीरे जब 2-3 महीने का समय हो गया तो सैनिक बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगा और उसकी समस्याएं भी लगभग उसके अनुसार लगता है कि जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि वे समस्याएं जिन्हें मैं पहले बहुत बड़ा समझता था और उसका साहस बड़ा हो गया और समस्याएं छोटी हो गई। तो इसलिए आपके जीवन में कभी ऐसा लगता है कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, तो इस उदाहरण के बाद मुझे लगता है कि वो साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपने मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से, या अपनी आप फोर्स में हैं तो अपनी ब्रांच और कंपनी के लोगों से। जीवन में जिस व्यक्ति ने चुनौती को, परेशानी को या फिर तनाव को अवसर में बदलना सीख लिया, उसकी वास्तव में ज़िंदगी ही बदल जाती है। बिल्कुल, आपकी दो पंक्तियों से मैं बिल्कुल सहमत लगता हूँ। और एक किस्सा मुझे भी ऐसा याद आ रहा है, अगर आप 2 मिनट का जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सन 2013 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने मन बनाया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो पूरे मन से मैं उसमें जुट गया, परंतु 1 साल 2 साल के पूरे होने के बाद भी मेरा चयन नहीं हो पाया। मन बहुत विचलित हो गया। कारण कहीं थे, कुछ मेरे साथी थे जो आगे निकल गए थे। मुझे लगने लगा था कि ये 2 साल अगर मैंने कहीं और गए होते तो शायद मैं कुछ अच्छा अचीव कर लेता। तो उस वजह से फिर कुछ ऐसे चेंजेस मेरे अंदर आने लगे। मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी, किसी से मिलने का मन नहीं होता था, मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करना चाहता था। परंतु फिर क्या हुआ कि घर वालों को परिस्थिति के बारे में पता चलने लगा कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम है जी। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प, और मैंने भी घर वालों के साथ चर्चा करी कि शायद मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। डिप्रेशन का मूलतः कारण स्ट्रेस ही होता है। परंतु फिर घर वालों ने समझाया, मेरे मित्रगण कुछ ऐसे थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती। तो मुझे भी समझ में आया कि ठीक है, जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं भी दोबारा से खड़ा हुआ, दोबारा से अपने आप को संभाला और जीवन में आगे की तरफ बढ़ गया। तो वहाँ पर कुछ समय के लिए मुझे लगा था कि तनाव कुछ गंभीर समस्या है। हम में से हर कोई कभी ना कभी तनाव से ज़रूर गुजरता है।
तो इंटरनेट पे तो आज के टाइम पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें ऐसी अवेलेबल हैं। तो इस किताब में ऐसा क्या खास है कि जिससे रीडर्स की सहायता हो पाएगी? जी हाँ, अच्छे जी, मुझे यह सुनकर भी बहुत आपके विषय की ओर ले गए, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी मानसिक अवसाद, तनाव, इन चीज़ों से दो चार होता ही है। और आप जिस अवस्था से गुजरे उसके बाद बाहर निकल के आ गए, आपने अपने आप को संभाला, यह अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। तनाव एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे लेख आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन यह पुस्तक वास्तव में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनुअल की तरह काम करती है। जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको तुरंत उसका कोई हल नहीं सूझता, तो यह पुस्तक आपको बताती है कि आपको अंधेरे से कैसे उजाले की ओर आना है। यह पुस्तक एक खामोश कोने में बैठे मायूस व्यक्ति को एक उजाले की किरण दिखाती है और उसे बताती है कि इससे बाहर निकलने का मार्ग है। वह उसे जीवन का रूट मैप तैयार करना सिखाती है। तनाव एक इतना विस्तृत विषय है कि आपको कब किस बात से तनाव होगा, इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि आपके मस्तिष्क में होने वाले तनाव को मापा जा सकता है। लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में घटित हुई घटनाएं के लिए यदि पहले शायद ये पुस्तक मिल जाती तो आप उनका समाधान और अच्छे से कर पाते। तो हर उस व्यक्ति को जो खुद को तनाव में महसूस करता है, ये पुस्तक रास्ता दिखाने में सक्षम है। और बहुत सारे लोग इस पुस्तक का अध्ययन करके उस अंधेरे से, मायूसी से, खामोशी से बाहर निकल के आए हैं और आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगा, आपने ये विषय क्यों चूज़ किया? मतलब कि आपके मन में कैसे आया कि मैं तनाव प्रबंधन के ऊपर ही किताब लिखूँगा? देखिए, हर किसी के जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, और जिस समय वो घटनाएं घटित होती हैं उस समय उसे तनाव, मानसिक अवसाद, ऐसी चीज़ों का आभास तक नहीं होता। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिनका तात्कालिक कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा था, और उन्हें कैसे डील किया जाए इसका मेरे पास कोई प्रशिक्षण भी नहीं था। उस समय जब मुझे लगा कि मैं मानसिक अवसाद में जा रहा हूँ, तो 2012 से 2017 के बीच एक जीवन का ऐसा समय था कि जब लगा कि मैं मानसिक अवसाद में हूँ, तो उस समय मैंने अपने ऑफिसर्स को बात की और उन्हें कहा कि मेरे अंदर काफ़ी समय से नकारात्मक विचार आ रहे हैं, और उन नकारात्मक विचारों का मुझे कोई समाधान नहीं सूझ रहा। तो मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद मुझे आश्वस्त करते और सकारात्मक विचारों से ये बताते कि आपके अंदर जो ये नकारात्मक विचार हैं, इन पर विजय पाई जा सकती है। उनकी बातों से सुनकर मुझे लगता कि ऑफिसर्स और जेसीओ तो जैसे एक परिवार का हिस्सा ही हैं। वो कभी भी मुझे हताश नहीं करते, बल्कि मुझे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जब मैंने अनेक लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग तनाव किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन सबकी पहुंच ऑफिसर्स तक नहीं होती। सब अपने परिवार, पत्नी, मित्र या अपने ऑफिसर से अपनी बातों को साझा नहीं करते। यदि इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जाए तो उससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो अभी तक अपने डिप्रेशन, मानसिक अवसाद और तनाव जैसी चीज़ों को शब्दों का रूप नहीं दे पा रहे। तो मैंने जब यह विचार सर्वप्रथम अपने एक कमांडेंट के समक्ष रखा, तो उनका नाम है श्री शोभन सिंह राणा। उन्होंने इसके ड्राफ्ट को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि यह विषय बेहद संजीदा और गंभीर है, लेकिन आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इसी की है। क्योंकि जब सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के इतने अकाउंट्स पर आपके वर्चुअल फ्रेंड तो हैं, लेकिन रियल में आपका कोई फ्रेंड नहीं है। जब आप टीवी सीरियल देखते हैं तो आज की जो पटकथा है वो हमें पाश्चात्य संस्कृति के उन रंगों को दिखाती है जो भारतीय परिवार है ही नहीं। एक परिवार का एक लड़का 3 लड़कियों से शादी कर लेता है, भारतीय परिवारों में होता ही नहीं है। पश्चिम एक ही बात को लेकर के परेशान है कि वो किस तरह भारतीय संस्कृति को नष्ट करे, नुकसान पहुंचाए। और शायद जब इस तरह के सीरियल देखते हैं हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार की महिलाएं या पुरुष, तो उन्हें लगता है कि शायद यही सही है, और वे अनायास ही इस तरह के जाल में, हनी ट्रैप के फंस जाते हैं कि जिसका अंतिम
जो परिणाम है वह उन्हें तनाव के रूप में मिलता है। ऐसे में यह पुस्तक आपको यह बताती है कि आपका परिवार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपका समाज ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति से जुड़े रहें तो आपको हर समस्या में कोई सहारा देने के लिए खड़ा रहेगा। जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो भारतीय परिवारों का रूप हो ही नहीं सकता। तो यह पुस्तक जिस समय कोई इस तरह के उपभोक्तावादी संस्कृति या बाज़ार जो आपको परोस रहा है कि आप जन्मदिन पर यह दीजिए, आप शादी की वर्षगांठ पर यह दीजिए, आप फ्रिज यह ले लीजिए, आप डायमंड यह ले लीजिए, पड़ोसी ने उस क्वालिटी का फ्रिज लिया है, पड़ोसन ने उस क्वालिटी का हार लिया है, तो आप आर्थिक और इस प्रकार के लोन लेकर के जब कार्य करते हैं और उनकी ईएमआई आप नहीं चुका पाते तो आप मानसिक अवसाद और तनाव से गिर जाते हैं। यह पुस्तक बताती है कि आप अपने आर्थिक संसाधनों के अनुरूप ही अपने चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको ऋण नहीं लेना पड़ेगा। अत्यधिक मानसिक अवसाद किस चीज़ से मिल रहा है आजकल? ईएमआई से। कभी उपभोक्ता ऋण के रूप में, कभी होम लोन के रूप में, कभी आपको कार लोन के रूप में। तो आप थोड़ी थोड़ी सेविंग कीजिए और अपनी सेविंग से अपनी क्षमता के अनुसार व्यय कीजिए तो आपको जीवन में कभी भी तनाव नहीं आएगा। जब आपकी आय और आपके व्यय में एक रूपता होगी तो आप तनाव से बच जाएंगे। हाँ, एक्चुअल में जो ये लोग कंपैरिजन कर बैठते हैं उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हो। जी हाँ। मैं एक आउटलुक का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जी। ईयर 2021 में 1,64,000 के आसपास सुसाइड हुए हैं। ओह, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो इससे पता लग सकता है कितनी गंभीर समस्या है। और उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े उम्र के लोग हैं सिर्फ वही ऐसा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के कि उससे मेरे से ज़्यादा नंबर उनके कैसे आ गए, या मैं नहीं उत्तीर्ण कर पा रहा हूँ। फार्मर्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, हर वर्ग का लोग इससे ग्रसित है। तो एक्चुअल में जो जैसे आपने बताया कि लोग दूसरों को देख के अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं इसका मूलतः कारण वो है। अर्चित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यह समस्या सिविल सोसाइटी की ही नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो 2012 से 2015 के बीच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 419 लोगों ने सुसाइड किया है। अकेले जिस फोर्स से मैं आता हूँ आईटीबीपी से, आईटीबीपी में पिछले 6 साल का आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो 2017 से 2022 के बीच 59 लोगों ने सुसाइड किया है। आज के समय में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में तनाव प्रबंधन की एक लोकप्रिय पुस्तक के रूप में सबसे अधिक मांग की जा रही है। और सबसे अधिक इसकी जो लोकप्रियता है वो इस बात को लेकर के हुई कि जो इसकी भाषा है वो इतनी सरल और व्यावहारिक है कि जिसे आम पाठक पढ़कर समझ सकता है। कंटेंट को इतनी सरलता से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक इसमें दी हुई उन घटनाओं और उन संस्मरणों के साथ खुद को जोड़ता है और उसे लगता है कि शायद ये घटना उसके साथ घटित हुई है। क्योंकि वास्तव में अंग्रेज़ों के ज़माने की कार्यप्रणाली अर्धसैनिक बलों और सेनाओं में आज भी है। तो कुछ चीज़ें, ऐसी परंपराएं हर जवान को, हर सैनिक को लगता है कि शायद इसमें दी हुई घटना का उससे कोई गहरा संबंध है। तो उसे वह एक जिज्ञासु पाठक की तरह पढ़ता हुआ चला जाता है और पुस्तक के अंत तक वह पुस्तक से जुड़ा रहता है। यह फीडबैक है इस पुस्तक के विषय में पूरी सीएपीएफ की। मैं सर आपसे बिल्कुल ही एग्री कर रहा हूँ ये बात में। एक्चुअल में बहुत गंभीर समस्या है ये जो तनाव है। तभी तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति इस कदर टूट जाता है कि वो जीवन से ज़्यादा उसको मृत्यु आसान लगती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ दरअसल, जैसे आपने बताया कि अर्धसैनिक बलों के आपने इसमें पूरा का ब्यौरा दे रखा है, पूरा डाटा है इसमें। तो क्या ये किताब अर्धसैनिक बलों के लिए है या फिर जो तनाव से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए है, या ऐसे कोई भी आम आदमी इसको कोई भी पढ़ सकता है? अर्चित जी, मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं उस पर अपनी राय देते समय बताता हूँ कि इस पुस्तक में दिए गए नियम सर्वव्यापी हैं। वो समान देश काल और परिस्थिति में हर युवक, युवती, स्त्री, पुरुष पर समान रूप से लागू होते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, जो एक सिविल सोसाइटी की समस्याएं हैं और जो एक सैनिक की समस्याएं हैं, वो लगभग एक समान है। दोनों की ही चुनौतियां, संघर्ष और असफलताएं लगभग एक समान है।
सिविल सोसाइटी सोचती है कि सैनिक कोई लौह पुरुष है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है। वह भी एक आम नागरिक की तरह सोचता है और वह भी वैसे ही सपने बुनता है, वैसे ही समस्याओं से घिरता है, वैसे ही उनके समाधान को खोजता है जैसे सिविल सोसाइटी के नागरिक खोजते हैं। तो यह पुस्तक सिविल सोसाइटी के हर उस प्रत्येक नागरिक के लिए बनी है जो तनाव में है, जो मानसिक अवसाद में है, जो इन दोनों को पार करके डिप्रेशन में चला गया है, जो इससे भी ऊपर सोचने लगा है कि अब शायद ज़िंदगी उसकी निरर्थक हो गई है। तो ज़िंदगी तो खुशियों से और रंगों से भरी हुई है, बस आपने अपने नज़रिए को बदलना है। ये पुस्तक आपको बताती है कि किस प्रकार आपको अपना नज़रिया बदलना है। आपका नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे बदल जाएंगे। बहुत 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 खूब। ये बताते हुए मुझे सर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने आप को एक्चुअल में बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूँ जो ना सिर्फ देश की सेवा कर रहे हैं बल्कि समाज को भी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, समाज का भी। तो हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी जानने के लिए एक्साइटेड हूँ एक्चुअल में अनिल सर कौन है और कहाँ से आते हैं, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अर्ची जी, पहली बात तो मैं एक शख्सियत नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ और जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति जीवन जीता है मैं भी उसी तरह का जीवन जीता हूँ। मैं मूलतः बिजनौर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैं उसी बिजनौर से आता हूँ जिसकी मिट्टी ने राष्ट्रकवि दुष्यंत को जन्म दिया है, जिनकी ये दो पंक्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आप मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहाँ के प्रथम श्रेणी का जो वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष है उसमें ये पंक्तियाँ लगी हुई हैं। मैं उसी बिजनौर की मिट्टी से हूँ जिसने प्रकाश मेहरा जैसे फिल्म प्रोड्यूसर को जन्म दिया और जिन्होंने 80 के दशक के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को रुपहले पर्दे पर कुछ इस तरह से पेश किया कि उनकी लगातार दी गई फिल्में सुपरहिट रहीं। और मेरी शिक्षा दीक्षा RSMPG कॉलेज धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से मैंने MA किया अर्थशास्त्र विषय में। मैंने B.Ed वर्धमान कॉलेज बिजनौर उत्तर प्रदेश से किया और मेरा जो मूलतः गांव है वह तहसील धामपुर के पास ग्राम जैत्रा है जो कि अभी अर्ध विकसित कस्बा ही है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं के सरकारी स्कूल में हुई है और M.Ed मैंने MD विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से किया है। एक बार हुआ क्या कि जब B.Ed करने के बाद मैं एक स्कूल में निःशुल्क पढ़ाने लगा, मुझे लगता था कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उस पर समाज का हक है तो वेतन मायने नहीं रखता। उसी समय बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई और हमारे गांव में कर्फ्यू लग गया तो मैं अपने स्कूल पढ़ाने नहीं जा सका। उन्हीं दिनों सेना ने मोर्चा संभाला, तब गांव में शांति हुई और शांति होने के बाद मैंने देखा कि सेना के सैनिकों का बड़ा आदर किया जा रहा है और सभी उनको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि आते ही शांति हो गई। उस समय मेरे मन में पहली बार यह प्रश्न आया कि ये लोग शायद वेतन के लिए काम नहीं करते, सैनिक वतन के लिए काम करते हैं। बाढ़ आए तो सैनिक को बुलाते हैं, कोई चक्रवात आ गया, झंझावत आ गया, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आ गई तो सेना को बुलाते हैं, पड़ोसी मुल्क हमला कर देता है तो सेना को बुलाते हैं। और तो और जो राज्य के अंदर सामान्य श्रेणी के दंगों को शांत करने के लिए भी सेना को बुलाया जा रहा है। यानी समाज का सेना पर विश्वास है। तो मैं वर्दी के क्रेज़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आ गया और वह यात्रा एक हवलदार एजुकेशन से शुरू हुई जो आज निरीक्षक शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता के पद के रूप में संचालित है। और मैं यहाँ यह कहना अवश्य चाहूँगा कि हम लोग एजुकेशन कैडर में ITBP में भर्ती हुए, लेकिन 2010 में ITBP के तत्कालीन DG परमादरणीय श्री विक्रम श्रीवास्तव IPS महोदय ने शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता काडर को जन्म दिया और फोर्स में तनाव होता है
इसे प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके विषय में सामान्य जानकारी नहीं थी। इस नए कैडर के स्थापित होने से एक आम सैनिक को यह भरोसा हो गया कि यदि तुम्हें कोई समस्या होगी तो कोई संभालने वाला है। और धीरे धीरे पूरे बल में जब शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता को कोर्स कराने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया तो हर यूनिट में एक ऐसी आत्मानुभूति की लहर दौड़ गई कि उनकी बात सुनने वाला भी कोई उनके जैसा है, उन्हीं की रैंक का है, उनके साथ रहने वाला है। तो सैनिकों में जो है विश्वास बढ़ा। इसका श्रेय श्री विक्रम श्रीवास्तव तत्कालीन महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जाता है कि वे यही नहीं होते तो शायद ये पुस्तक भी नहीं होती, यह कैडर भी नहीं होता, और शायद आज जो आपका और हमारे बीच ये साक्षात्कार हो रहा है शायद यह भी संभव नहीं होता। तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। एक्चुअली मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इनको देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे, जो भी रीडर्स हैं जो भी इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब को कंप्लीट करने के बाद वो इस किताब से क्या लेकर जाएंगे? एक आम पाठक जिसकी पृष्ठभूमि सेना की नहीं है जी, लेकिन उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं एक सैनिक के समान ही होती हैं। वह उसी तरह से अपनी दिनचर्या को सुबह प्रारंभ करता है और रात तक जीता है। उसे जब मानसिक अवसाद के रूप में, असफलताओं के रूप में, चुनौतियों के रूप में, और समाज में जो आजकल के परिवर्तन हो रहे हैं, आजकल की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने में दोनों लगभग एक समान जैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वह सैनिक हो चाहे वह सिविल नागरिक हो। उसके परिवार में उसके पुत्र की शिक्षा किस प्रकार हो, उसकी चुनौती एक जैसी है। उसे पत्नी को उपहार जन्मदिन पर, वार्षिक शादी की वर्षगांठ पर और विभिन्न अवसरों पर देने हैं, एक समान है। उसे शादी में, विवाह में, उत्सव में आने वाले अप्रत्याशित खर्चे एक समान हैं। उसे जीवन में अपने घर के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर के तालमेल यानी सामंजस्य कैसे बैठाना है, एक समान है। जब दोनों की समस्याएं लगता है एक समान है तो दोनों के समाधान भी एक समान है। जब दोनों का मानसिक अवसाद, दोनों के तनाव के कारण एक जैसे हैं तो उनका निवारण भी एक जैसा है। एक आम पाठक जो इस पुस्तक को पढ़ेगा, निश्चित रूप से वह पुस्तक को पढ़ने के बाद, मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक अंधेरे में रोशनी दिखाने में यह पुस्तक सक्षम है। ये पुस्तक जब कोई अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर निहार रहा हो तब उसे एक उम्मीद की किरण दिखाती है। यह पुस्तक जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात नहीं कर रहा, वह खामोश है, तब उसे अपने आप से बात करने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक उसे बताती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां, परेशानी, संघर्ष, असफलताएं दरअसल उसके अंदर छुपी उन प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर लेके आती हैं जिनका ज्ञान उसे अभी नहीं होता। अर्चित जी, हर व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहली बार तब जब वह माँ की गर्भनाल से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को महसूस करता है, और दूसरा तब जब वह उसे जीवन की चुनौतियाँ, संघर्ष, असफलताएं जीवन के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहाँ उसे आत्मबोध होता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे ईश्वर ने किस काम के लिए क्राफ्ट किया है, उसे पृथ्वी पर भी किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है। यहाँ से उसके ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है और यहाँ से यह ज्ञान की यात्रा जिज्ञासु और एक अच्छे पाठक के रूप में शुरू होकर उसे उस मंजिल तक लेकर जाती है जहाँ पर उसे एहसास होता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ, परेशानियाँ, संघर्ष ये जीवन का हिस्सा हैं। जिस प्रकार जब तक जीवन है तब तक आपको तनाव होगा, एक मुर्दे को कोई तनाव नहीं होता। बस आपको सीखना है इस तनाव का प्रबंधन कैसे करना है। आपको सीखना है कि इस तनाव का, मानसिक अवसाद का, डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आपको सीखना है कि जब जब जीवन की चुनौतियां आएँ तो आपको चुनौतियों से नहीं घबराना, आपको अपने साहस को बड़ा कर लेना है। क्योंकि किसी बड़े आदमी के सामने जब कोई चुनौती आती है तो वह उससे हारता नहीं है, बल्कि वह उसके साहस का बड़ा कर लेता है। अब जब चुनौती छोटी हो जाती है और उसका साहस बड़ा हो जाता है तो
चुनौती उस साहस में समा जाती है जी, और आप आगे बढ़ जाते हैं। जी, यही इस पुस्तक का सार है। जी, और मैं अपने पाठकों को कहता हूँ जी, कि आप इसे एक बार लेकर अवश्य पढ़िए। जी, यह पुस्तक आपके जीवन में जी, वह परिवर्तन लेके आएगी जी, जो शायद इससे पहले आप जी, वंचित थे, जी, और अब आपके पास ये अवसर है जी, कि आप एक सामान्य पाठक की तरह जी, इसका आनंद लें और अपने जीवन के मानसिक तनाव से बाहर निकलकर जी, इस जीवन की खुशियों का आनंद लें। धन्यवाद। जी। तो ये था हमारा एक संक्षिप्त वीडियो। अगर आप डिटेल में इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह उपलब्ध है। आप वहाँ बड़े ईज़िली से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आप तनाव से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनिल सर की ईमेल आईडी डाल दूँगा। आप सीधे अनिल सर से सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।